Dear students, hope you are all doing well in your homes during this lockdown period. In course of the online classes, today I am going to discuss about the pricing strategies. सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इज प्राइस। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदता या बेचता है और उन वस्तुओं के एवज में हम कुछ आर्थिक आदान प्रदान करते हैं या एक अमाउंट पे करते हैं और जो अमाउंट किसी वस्तु या सर्विस सेवा के बदले में हम पे करते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइस। और प्राइस एक अकेला मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट है जो कि रेवेन्यू जनरेट करता है। बाकी कोई भी अगर आप देखें मार्केटिंग मिक्स के चाहे 8 पीस हों या 4 पीस हों, आप रेवेन्यू जनरेशन में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और अगर आप देखेंगे कि किसी वस्तु की अगर हम कीमत को प्राइस को बहुत ज़्यादा रखते हैं तो हमारे जो कंज्यूमर्स या कस्टमर होते हैं वो घट जाते हैं। और अगर हम बहुत कम प्राइस रखें तो आपकी जो फर्म है उसके रेवेन्यू को लॉस होगा, आपको रेवेन्यू का लॉस होगा। इसलिए जब हम वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो जिन वस्तुओं और सेवाओं को आपसे खरीदता है उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आपको पैसे देता है। तो यहाँ पे हमें जो प्राइस का निर्धारण होता है वो उस सेवा अथवा वस्तु की एक्चुअल वैल्यू के आसपास ही रखनी होती है। इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। और अगर हम टूरिज्म प्रोडक्ट्स की बात करें तो टूरिज्म प्रोडक्ट में टाइम एंड मनी दो चीज़ें हैं जो रिक्वायर होते हैं। यहाँ पे हम केवल पैसा नहीं देते हैं बल्कि वी हैव टू स्पेंड टाइम टू अवेल द टूरिस्ट प्रोडक्ट। इसलिए जो टूरिज्म प्रोडक्ट की जो प्राइस होती है वो केवल मॉनिटरी या आर्थिक आधार पे नहीं आंकी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइस सेट करने के समय हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो किसी भी फर्म में दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इनसे रिलेटेड जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे प्राइसिंग डिसीजंस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं। सो अगर हम इंटरनल फैक्टर्स को देखें तो पहला इंटरनल फैक्टर आता है मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। हम जो भी सेवा या वस्तु को मार्केट में बेचना चाहते हैं और अपना जो प्रोडक्ट हम बेचना चाहते हैं उसके लिए हमारे क्या उद्देश्य हैं, हम क्यों बेचना चाहते हैं, किसको बेचना चाहते हैं। तो ये सारे जितने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। देन द सेकंड थिंग इज मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। आपको उसकी प्राइस ही नहीं बल्कि उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, उसका आप एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें भी हमें ध्यान में
रखनी होती है। देन द नेक्स्ट थिंग कम्स द कॉस्ट। कॉस्ट जनरली दो तरह की होती हैं, एक होती है फिक्स कॉस्ट जो बदलती नहीं है, और एक होती है वेरिएबल कॉस्ट जो बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सपोज अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्राइसेज हैं वो फ्यूल की प्राइसेज पे निर्भर करती हैं। अगर फ्यूल की प्राइसेज चेंज होती हैं तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी चेंज होती है। दूसरी तरफ अगर आप सैलरी देखें तो वो एक फिक्स कॉस्ट है, या अगर आप किसी होटल के जो एक बार बना है, होटल के बनने में कंस्ट्रक्शन के जो कॉस्ट है वो फिक्स कॉस्ट है। तो फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हमें देखना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट जो होती हैं वो हमारे प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। और उसके बाद हम प्राइसिंग के लिए किस तरह के क्या हमारी अप्रोचेज हैं, वो ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे कंट्रोल में कहीं ना कहीं होते हैं। जबकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं इन पे हमारा कंट्रोल कम होता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स जिनमें सबसे पहला होता है नेचर ऑफ द मार्केट। आपका जो मार्केट सेगमेंट है, निश मार्केट है, उसका नेचर क्या है, व्हाट इज द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द मार्केट, व्हाट इज द साइकोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ द मार्केट, ये सब चीज़ें हमें देखने पड़ते हैं। और दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो है नेचर ऑफ द डिमांड। तो आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं या लॉन्च करना चाहते हैं उसकी डिमांड कैसी है। अगर हाई डिमांड है तो आप हायर प्राइसेज रख सकते हैं, अगर डिमांड लो है तो आप अकॉर्डिंगली ही उसकी प्राइसेस को सेट करेंगे। देन द इम्पोर्टेंट थिंग इज कंपटीशन। मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट को ऑलरेडी कुछ और लोग भी सेल कर रहे हैं सेम और सिमिलर प्रोडक्ट को, तो आपको जो कंपटीटर की स्ट्रेटजी है उनके अकॉर्डिंग ही प्राइस सेट करनी होगी। नेक्स्ट है अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे इकोनॉमी, रीसेलर्स, गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें हमें, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल, ये सारे एस्पेक्ट्स हमें प्राइसिंग में ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि हमारी प्राइस जो गवर्नमेंट के डिसीजन हैं, जो इकोनॉमिक डिसीजन हैं, उन पे कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। अब हम बात करेंगे जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं या कोई प्रोडक्ट की प्राइस हम सेट करना चाहते हैं तो हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अपनाना कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो इनमें हमने दिया है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ब्रेक इवन प्राइसिंग, टारगेट प्रॉफिट प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग एंड कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब हम इनको एक एक करके समझेंगे कि व्हाट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग। तो जनरली पेनिट्रेशन जो हम करते हैं, ये हम जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हम मार्केट में एक अपनी जगह बनाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य होता है कि हम मार्केट को पेनिट्रेट करें, मार्केट में घुसें, कैसे एंटर करें, वो उस टाइम पे जो हम स्ट्रेटजीज को यूज करते हैं उसको हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहते हैं। इसमें हम जो अपनी प्राइसेज हैं उनको हम लो लेवल पे रखते हैं। जो आपकी प्राइसेज होंगी वो आप लो लेवल पे सेट करेंगे, लो प्राइसेस, ताकि आपकी जो सेल्स है वो हाई रहे, जो सेल्स वॉल्यूम है वो ज़्यादा रहे और आप अपने प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको अचीव कर सकें। नेक्स्ट है कि पेनिट्रेशन मार्केटिंग या पेनिट्रेशन प्राइसिंग हम कहाँ यूज करते हैं। तो जनरली हम मास मार्केट प्रोडक्ट्स के में इसको
यूज करते हैं जिसको कि ज़्यादातर लोग अवेल कर रहे हों। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट बार्स, फूड स्टफ्स, हाउस होल्ड आइटम्स एक्सेट्रा। और इस तरह की मार्केटिंग, इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज उन प्रोडक्ट्स के लिए सूटेबल है जिनकी लाइफ साइकिल को लंबी हो और आप उसको आसानी से एंटिसिपेट कर सकते हो, और मे बी यूजफुल इफ लॉन्चिंग इनटू अ न्यू मार्केट। या आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं या आप किसी नए मार्केट में अपना एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, देन द पेनिट्रेशन प्राइसिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। द सेकेंड टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कॉस्ट प्लस, कॉस्ट में कुछ एडिशन आप कर रहे हैं, और ये इस तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम अपने रेट ऑफ रिटर्न को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। कॉस्ट प्लस से यहाँ पे मतलब है कि हम जो अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट है या एक्चुअल कॉस्ट है, अगर हम टूरिज्म प्रोडक्ट देखें तो वो एक कंपोजिट प्रोडक्ट है, तो आप उसके हर एलिमेंट्स की जो कॉस्ट है उसको जोड़ेंगे और उसमें कुछ मार्कअप, जिसको हम कमीशन कह सकते हैं या अपना मार्जिन कह सकते हैं, वो मार्कअप आप इसमें ऐड करते हैं। और वो मार्कअप को आप अलग अलग तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे तो आप 10%, 20% या 50% इस तरीके से आप अपना एक मार्कअप करते हैं। तो जो फाइनल प्राइस आती है वो कॉस्ट प्लस मार्कअप से मिलकर बनी होती है। और क्योंकि ये इजी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मूला या बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल रॉकेट साइंस नहीं है, तो ये ज़्यादातर फॉर्म कॉस्ट प्लस प्राइसिंग ही यूज करते हैं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्राइसिंग इज ब्रेक इवन प्राइसिंग। ब्रेक इवन होता है जहाँ पे आपको ना तो लाभ होती है ना हानि होती है। जब भी हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं या कोई प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, तो उसको डेवलप करने में कितनी टोटल कॉस्ट आती हैं, बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, हम उनको जोड़ते हैं। और क्योंकि हमें वहाँ पे किसी तरह का नुकसान होने की संभावना नहीं होती है, तो हम इसको जीरो प्रॉफिट प्राइसिंग भी कहते हैं। और ये जनरली वहाँ पे हम यूज करते हैं जहाँ पे आपका मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है और आपके पास स्टॉक ज़्यादा है, तो आप कॉस्ट प्लस आप ब्रेक इवन प्राइसिंग पे जाते हैं, जिससे कि आपको कोई नुकसान भी ना हो और कोई फ़ायदा भी ना हो। सपोज कोई होटल रूम है और सीजन एकदम से डाउन जाता है, तो आप क्या करते हैं कि आप एक ऐसे प्राइस पे दे देते हैं जिससे आपके पर डे एक्सपेंसेस, आपको पर रूम के हिसाब से जो भी है आप उसको इस तरीके से देते हैं कि आपको कोई हानि ना हो, भले आपको कोई लाभ ना हो। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन प्राइसिंग। नेक्स्ट है टारगेट प्राइसिंग। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टारगेट प्राइसिंग में एक टारगेट लेवल सेट कर देते हैं कि हमारा जो पूरे साल में हमें या किस 6 महीने में कोई भी एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम अपने सेल्स के टारगेट को फिक्स कर देते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने प्राइस को सेट करते हैं। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू जनरली जो होती है, कोई भी प्रोडक्ट है जो उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कि जो कंज्यूमर है और या टूरिस्ट है, अगर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें, तो
उसके लिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। आप समझ रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की एक वैल्यू होती है जो कस्टमर को सेटिस्फाई करने में रोल प्ले करती है। अगर प्रोडक्ट की वैल्यू कस्टमर की एक्सपेक्टेड वैल्यू को मैच कर जाती है तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं कि कंज्यूमर प्रोडक्ट की वैल्यू किस तरीके से एंटिसिपेट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्राइस सेट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने बोला है कि कोई पेंटिंग है, पेंटिंग को बनाने में जो पेंटर है उसका टाइम, उसके कैनवास की कीमत, उसके कलर्स की कीमत, ये सब चीज़ें जुड़ी होती हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो फेमस पेंटर्स होते हैं उनकी पेंटिंग्स बहुत हाई प्राइसेस पे बिकती है, क्योंकि कंज्यूमर के माइंड में उस प्रोडक्ट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हम यहाँ पे मार्केटिंग रिसर्च का यूज करते हैं कि व्हाट शुड बी द anticipated value of the product in the mind of consumer and accordingly we fix the price. Next है competition based pricing। नाम से ही इसका क्लियर है कि हम ये देखते हैं जहाँ पे मार्केट में कंपटीशन होता है, अगर हमें अपना कंपटीशन अपने प्राइस सेट करनी है तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज द प्राइसेस द कंपटीटर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, और उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करते हैं। तो कंपटीटर की प्राइस यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम चाहें तो अपने कंपटीटर से ज़्यादा या कम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉम्पिटिटर की प्राइस आपके प्रोडक्ट की प्राइस का बेस होता है। अब एक होता है जहाँ पे साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। हम कई बार क्या करते हैं कि कंज्यूमर के दिमाग में एक फिगर होती है कि 2000 इज़ मोर देन 1999। तो हम कहीं ना कहीं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में साइकोलॉजिकल प्राइसिंग भी यूज करते हैं, और वहाँ पे अगर कोई 2000 में आपका कोई प्रोडक्ट बिक रहा है या कोई होटल का पैकेज बिक रहा है तो आप उसको 1999 कर सकते हैं या 1899 कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो साइकोलॉजी है, कंज्यूमर जनरली ये देखता है कम क्या है, हमारी साइकोलॉजी कम की तरफ जाती है, और इसलिए हम उस साइकोलॉजी को यूज करके अपनी प्राइस सेट कर सकते हैं। अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, उन पे अगर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ है प्रोडक्ट क्वालिटी। आप जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं अगर उसकी क्वालिटी हाई है तो हम हाई प्राइस रखेंगे। अगर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी मीडियोकर है या मॉडरेट है तो हम अकॉर्डिंगली अपनी प्राइस सेट करेंगे। अगर प्रोडक्ट आपका डिस्टिंक्ट है, अलग है, जो अदर प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं उनसे कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आपने निकाला है, तो वहाँ पे आपकी जो प्राइस होंगी, अगर आपका प्रोडक्ट इनोवेटिव है तो आप उसकी हाई प्राइस रख सकते हैं जब तक कि कॉम्पिटिटर्स उस इनोवेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। देन एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन, आपको क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट को सरवाइव करवाना होता है, इसलिए उसकी प्राइसिंग हम
कंपटीशन को देख के करते हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटजीज को हमें स्टडी करके अपने प्राइसेस को सेट करना होता है। देन द मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितने मेथड्स, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। सपोज अगर नंबर ऑफ इंटरमीडियरी ज़्यादा है आपके पास, या आप डायरेक्टली अपनी वेबसाइट पे अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप जो इंटरमीडियरीज को जो कमीशन दे रहे थे वो आपको नहीं देना पड़ेगा, तो आप अपने प्राइस कम रखेंगे। लेकिन अगर आप इंटरमीडियरी को यूज करते हैं, आप थ्रू टूर ऑपरेटर्स एंड ट्रैवल एजेंट अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आपको ट्रैवल एजेंट और टूर ऑपरेटर्स का मार्कअप या मार्जिन भी प्राइस में ऐड करना पड़ेगा। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट, आपके जो टूरिज्म मार्केट है वो टूरिस्ट होता है, तो आपको टूरिस्ट के पोटेंशियल को, जो उसका बाइंग पोटेंशियल है, उसको भी देखना है कि आप किस सेगमेंट को यूज कर रहे हैं। अगर आप एलिट क्लास को यूज कर रहे हैं तो आप हाई प्राइसेस यूज कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको बजट कैटेगरी प्राइसिंग यूज करनी पड़ेगी। देन द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपका टोटल कितना कॉस्ट आया, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी प्राइसेस सेट करेंगे। अगर उसकी कॉस्ट हाई है और आप कम प्राइस पे बेचते हैं तो ऑब्वियसली आप नुकसान में रहेंगे। देन कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम है मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, आप कितना कमीशन दे रहे हैं, आप उस पे कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारी प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है। देन द मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डिजायर्ड, आपको कितना प्रॉफिट चाहिए। अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, आपका मार्कअप ज़्यादा होगा तो प्राइसेस हाई होंगे, और अगर आप मार्जिन को कम रखेंगे, मार्कअप कम रखेंगे तो प्राइसेस लो होंगी। देन सीजनैलिटी, आप जानते हैं टूरिज्म में सीजनैलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हाई सीजन में आप हाई प्राइसेस रखेंगे और लीन सीजन में आप प्राइसेस कम करेंगे, या ब्रेक इवन पे भी आप लीन सीजन में अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। देन स्पेशल प्रमोशन प्राइसेस, जनरली जब हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को नए मार्केट में लॉन्च करते हैं तो हम प्रोमोशनल ऑफर्स उसके साथ में देते हैं कंज्यूमर्स को। जैसे आप कई बार देखते होंगे बाय वन गेट वन फ्री, 20% ऑफ, या आप उसी कीमत में आपको 20% ज़्यादा प्रोडक्ट दिया जाता है। ये सब जो है ये स्पेशल प्रमोशन की टेक्निक्स हैं, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स हैं। तो जब हम स्पेशल प्राइसेस फिक्स करते हैं या प्रमोशनल प्राइसेस फिक्स करते हैं, वो हमें ध्यान में रखनी होंगी जब हम अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। देन द साइकोलॉजिकल कंसिडरेशंस, जैसे मैंने बोला कि कंज्यूमर के माइंड में एक साइकोलॉजी होती है कि 199 को डिस्टिंग्विश करने की, 99 को कम मानते हैं, जबकि 100 200 और 199 का अगर कोई प्रोडक्ट बिक रहा है तो ऑब्वियसली कंज्यूमर ये सोचता है कि 199 वाला चीपर होगा। तो प्राइसिंग में साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आप होटल के पैकेजेस देखेंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा 399 फॉर 2 नाइट्स 3 डेज, या इस तरीके से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग नोट्स शेयर करते रहें जैसे कि आप लोग रोज करते आए हैं, और स्टडीज़ पे ध्यान दीजिए। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे।